एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म। निर्माता विध्वंसक। चैप्टर 2295 टू 2300। सैम के पास घूमने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, लेकिन सुरंग में मौजूद ऊर्जा ने अभी भी फर्श, दीवारों और हर जगह कुछ अंतराल छोड़ दिया है। ये अंतराल उसके पिनों को इधर उधर घुमाने के लिए पर्याप्त है। यदि वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा या यहाँ तक कि पवन ऊर्जा से भी अधिक है, तो ये सभी धातु तत्वों में चुंबकीय क्षमता होगी। वह इन धातु पिनों को अपनी उंगलियों की तरह आसानी से नियंत्रित कर सकता है। सबसे पहले उन्होंने धातु की पिनों को केवल एक क्षेत्र पर केंद्रित किया। उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र बनाया जहां ऊर्जा किरण घनत्व अपेक्षाकृत कम है। पैराग्राफ टिप्पणी। पैराग्राफ टिप्पणी सुविधा अब वेब पर उपलब्ध। अपना माव ले जाएं। किसी भी पैराग्राफ पर जाएं और अपना कमेंट जोड़ने के लिए आइकन पर क्लिक करें। इसके अलावा आप इसे सेटिंग्स में जाकर कभी भी बंद चालू कर सकते हैं। समझ गया। उस स्थान पर केवल एक किरण संरचना के करीब है जबकि बाकी थोड़ी दूर है। किसी चीज का परीक्षण करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद परिष्कृत ऊर्जा संग्रह संरचना बनाई। ऊर्जा एकत्र करने वाली संरचना अब तक की सबसे बुनियादी और सरल संरचनाओं में से एक है। उनका उद्देश्य बेहद सीधा है। उन्हें बस आसपास के वातावरण में ऊर्जा इकट्ठा करने की जरूरत है। जब तक ऊर्जा सीमा से ज्यादा न हो जाए, वे पूरी तरह से अवशोषित हो जाते हैं और पूरी तरह से चार्ज बैटरी की तरह बने रहते हैं। फिलहाल सैम जो देख सकता था, उससे पता चलता है कि ऊर्जा किरणें सिर्फ संघनित ऊर्जा हैं। वे उन किरणों के बहुत समान हैं जिन्हें सैम दूसरों पर हमला करने के लिए बना सकता है। हालांकि ये कई संरचनाओं के एक साथ मिलकर संघनित होते हैं, इसलिए एक तरह से वे ऊर्जा का एक सघन प्रवाह ही हैं। इसलिए सैम को उम्मीद है कि वह संरचना के माध्यम से उस घने प्रवाह को बाधित कर सकेगा। और यह पता चला कि उसका अनुमान सही था। जैसे ही संरचना सक्रिय हुई, संरचना के सबसे करीब की ऊर्जा किरण में उतार चढ़ाव शुरू हो गया। किरण की चौड़ाई जो अंगूठे जितनी मोटी थी, थोड़ी कम हो गई है। कमी वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये कुछ है। सैम ने इंतजार किया क्योंकि यह संरचना बहुत तेजी से चार्ज हो रही थी। उसे एहसास हुआ कि अतिरिक्त ऊर्जा के कारण ये वास्तव में ओवरलोड हो सकता है और बस फट सकता है, और कौन जानता है कि इस सुरंग में ये किस तरह की आपदा को ट्रिगर करेगा। इसलिए सैम ने जल्दी से समायोजन किया। धातु की पिनें भंडारण से उड़ गईं और वे मौजूदा संरचना के चारों ओर गिरने लगीं। सैम वहां ऊर्जा एकत्र करने की एक अतिरिक्त परत जोड़ रहा है, जिससे इसकी क्षमता बढ़ रही है। इस अतिरिक्त परत ने ऊर्जा अवशोषण को बढ़ा दिया। अब सैम ऊर्जा किरण की चौड़ाई में महत्वपूर्ण कमी देख सकता था। इतना ही नहीं, सैम के लिए एक और चीज देखना वाकई दिलचस्प था। ऊर्जा की किरण मूल रूप से दीवार से उत्पन्न हुई थी, और उसने जो संरचना बनाई थी वह उससे बस कुछ इंच की दूरी पर थी। इसलिए जब उसने शुरू में संरचना बनाई तो ऊर्जा सीधे आधार से आई। इससे बस बीम का व्यास थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अतिरिक्त परत के साथ उन्होंने इसे देखा। आधार पर किरण वास्तव में एक ही व्यास की है, लेकिन आधार से कुछ इंच की दूरी पर एकत्रित संरचना के प्रभाव के क्षेत्र में ऊर्जा किरण प्रभावित हो रही है। जैसे जैसे चूषण शक्ति बढ़ती गई, ऊर्जा किरण लगभग दो भागों में विभाजित हो गई। इसलिए आधार से यह एक एकल ऊर्जा किरण के रूप में आया, कुछ इंच के बाद दो भागों में विभाजित हो गया। एक मूल पथ में चला गया और दूसरा संरचना की ओर चला गया। सैम को तुरंत एक और विचार सूझा। उन्होंने संरचना के लिए तीसरी और चौथी परतें जोड़ी। एक बार जब उन्होंने ऐसा किया तो ऊर्जा किरण पूरी तरह से ऊर्जा एकत्र करने वाली संरचना की ओर मुड़ गई। सैम को पता चल गया कि क्या हो रहा है। मूल रूप से सुरंग की संरचनाएं ऊर्जा को संघनित कर रही हैं और संघनित ऊर्जा को बलपूर्वक मार्गदर्शन भी प्रदान कर रही हैं। हालांकि जब संरचना का चूषण बल मार्गदर्शक बल से अधिक हो गया तो ऊर्जा किरण संरचना की ओर मुड़ गई। जैसे ही ऐसा हुआ, सुरंग में बहुत अधिक जगह खुल गई। बेशक यह अभी भी सैम और उसे ढकने वाले जाल से बहुत दूर है, हालांकि ये दृष्टिकोण इससे बाहर निकलने का एक निश्चित तरीका है। सैम ने अपनी आंखें बंद कर ली और दिव्य आयाम के अंदर उत्पादन इकाई पूरी गति से काम कर रही थी, धातु की पिनों का उत्पादन कर रही थी। धातु की पिनें दिव्य आयाम से बाहर निकली और अब बहुत अधिक खाली जगह पर उड़ गईं। 5 परतों वाला ऊर्जा संग्रह ढांचा तुरंत स्थापित किया गया। ऊर्जा की एक और किरण को वहां भेजा गया। एक नया स्थान खुल गया। अगले 30 मिनट तक सैम वहीं खड़ा रहा और एक एक करके अधिक से अधिक किरणों को दूसरी ओर मोड़ता रहा। और उसने धीरे धीरे अपने सामने एक खाली जगह बना ली। जगह इतनी बड़ी है कि उस पर पर्याप्त आकृतियां बनाई जा सकती हैं और जाल आखिरकार टूट गया। आगे की ओर उसका रास्ता रोकने वाली सभी बीम खुल गईं और अब वह आगे चल सकता है। उसने समय बर्बाद नहीं किया और आगे बढ़ गया। सामने की दीवार से सटे हुए सिर्फ 2 बीम हैं। अब उसके पास जो फ्री मोशन रेंज है, उसके साथ वह बहुत तेज था और एक स्पष्ट रास्ता बनाने में कामयाब रहा। उसने अपनी हथेली दीवार के खांचे में रखी और उसे महसूस किया। बिना किसी संकेत के भी उसकी हथेली के जरिए ऊर्जा उसके शरीर से खांचे में और फिर दरवाजे में चली गई। ज़ैप! उसके दिमाग में एक छवि उभरी। अब वह उस दीवार या दरवाजे के भीतर एक ताले जैसी संरचना से जुड़ा हुआ है। उस संरचना के सभी नोड ऊर्जा के बड़े संचित पिंड हैं। अब वह उनसे जुड़ा हुआ है। वह समझ गया कि उसे क्या करना है। उसे बस नोड्स को हिलाने की जरूरत है, बिना संरचना को अस्थिर किए या उसे नष्ट किए।
उसे बस ऊर्जा पैटर्न को स्थिर रूप से परेशान करने की जरूरत है ताकि दरवाजा खुल जाए और दरवाजा खुल जाए। ऊपर सैम को लगा कि पहेली थोड़ी आसान है। उसे नोड्स को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि जैसे ही उसने पहला नोड हिलाया उसे यह महसूस हो गया। वह गुनगुनाहट की आवाज जिससे वह पिछले कुछ मिनटों में परिचित हुआ था। वह अपनी आंखें तश्तरी की तरह खोलकर घुमा। ऊर्जा किरणें, वे फिर से प्रतिक्रिया करने लगी। उनकी चौड़ाई अचानक बढ़ गई जैसे कि वे ऊर्जा पर्दे बनने की कोशिश कर रहे हों। और वह इसे महसूस कर सकता था। मार्गदर्शक शक्ति उनकी दिशा बदलकर दरवाजे की ओर, बदले में सैम की ओर जा रही थी। ऊर्जा एकत्रित करने वाली संरचनाएं अभी भी उन्हें थामे हुए हैं। हालांकि हर गुजरते सेकंड के साथ मार्गदर्शक बल के साथ साथ किरणों में ऊर्जा उत्पादन भी बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता कि किस पागल आदमी ने इसे डिजाइन किया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से इसके साथ मजे करूंगा। वह क्या सोच रहा था? वह जोर से बुदबुदाया और अपनी आंखें बंद कर ली। रटाटाटाटा, ऊर्जा एकत्र करने वाली संरचनाएं कंपन कर रही हैं। उनकी ऊर्जा एकत्र करने की क्षमता अपने चरम पर पहुंच रही है। सीमा पार कर चुके हैं और वे किसी भी समय फट सकते हैं। सैम ने शोर के साथ साथ अपने अंदर बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर को भी अनदेखा करने की कोशिश की। परिवेश, बज़। तभी उसने भिनभिनाने की आवाज को अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचते हुए सुना। वह संरचना परतों को महसूस कर सकता था। थोड़ा सा टूटना, क्लिक, और फिर पहेली खुल गई। स्वूश, जैसे ही दरवाजे में छोटी सी दरार खुली, वह उसे पार करने के लिए छाया में बदल गया। लेकिन उसे अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। उसने विस्फोट के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन वह वहां नहीं था। दरवाजा चौड़ा खुला और वह उसे देख सकता था। ऊर्जा उत्पादन तेजी से घट रहा था और यह मूल स्तर पर वापस चला गया। सैम इस पर मुस्कुराया और संरचनाओं को वैसे ही छोड़ दिया जैसे वे थे। वास्तव में उसने उस स्थान पर एक और संरचना भी छोड़ दी जहां वह शुरू में खड़ा था, इससे पहले कि वह उसके पास से गुजरे। दरवाजा बंद हो गया और उसने खुद को एक बड़े खाली कमरे में पाया। यह एक दर्जन बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा था। वहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दीवारें सादी और साफ हैं। कोई दरवाजा नहीं है, कोई खांचा नहीं है जो उसे दिखाई दे। कोई दरार नहीं, कोई पैटर्न नहीं। कमरे के बारे में एकमात्र चीज जो ध्यान आकर्षित करती है वह है फर्श की बड़ी टाइलें। प्रत्येक टाइल एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल लगभग 1 वर्ग मीटर है। यह बिल्कुल बड़ा नहीं है, लेकिन यह इतना छोटा भी नहीं है। किसी कारण से सैम को उस वर्ग के अलावा किसी अन्य वर्ग पर कदम रखने में बुरा लग रहा था जिस पर वह खड़ा है। वह हवा में उड़ते हुए कमरे का पता लगाना चाहता था, और उसका मानना था कि पिछले राउंड में उसने जो कुछ भी देखा है, उसके बाद यह सोचना पूरी तरह से मूर्खता होगी कि इसके नीचे कुछ खतरनाक छिपा हो सकता है। वह हवा में उछला और कुछ फीट आगे बढ़ गया। बम! एक अदृश्य शक्ति ने जमीन पर जोरदार प्रहार किया। वह मुंह के बल जमीन पर गिरा। सैम को नियंत्रण पाने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वह मुंह के बल ठंडे पत्थर के फर्श पर गिरता। और दुर्भाग्य से गिरते समय उसका हाथ उस चौकोर टाइल से थोड़ा बाहर गिर गया जिस पर वह खड़ा था। तारांकन GRRRR। सैम का हाथ जिस शीर्षक पर पड़ा था वह हिल गया। वह बाहर खिसक गया और तभी उसे एहसास हुआ कि यह शीर्षक नहीं है, बिल्कुल टाइल। यह एक बड़ा पत्थर का खंभा है और यह खिसक रहा है। सैम ने अपना हाथ हटाया और पीछे हटते हुए चारों ओर देखा। इसी समय कई अन्य स्तंभ भी खड़े हुए और वे सभी चमक रहे हैं। गठन! सैम ने बड़बड़ाते हुए देखा कि खंभों की चमक बिल्कुल वैसी ही है। वे बहुत धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं और वे अभी तक ऊर्जा संरचना को समाप्त करने के लिए जुड़े नहीं हैं। हालांकि उनका दृढ़ विश्वास था कि वे सभी संरचना के नोड हैं। वह ठीक से नहीं जानता कि यह किस तरह का गठन होने जा रहा है। नोड स्थान के आधार पर दर्जनों संभावनाएं हैं, इसलिए उसने सिर्फ अपने सामने वाले खंभे पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने देखा कि खंभे की सतह सामान्य खंभे जैसी नहीं है। इसके बजाय इसमें कई स्लाइड करने योग्य टुकड़े हैं जो लगभग स्लाइडिंग पहेली की तरह दिखते हैं। हालांकि पहेली का क्षेत्र सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं है। वस्तुएं खुद भी सिर्फ टाइल नहीं हैं जो आमतौर पर स्लाइडिंग पहेली में दिखाई देती हैं। पूरी सतह विभिन्न खांचों से ढकी हुई है, जिनमें कुछ पत्थर की पिनें, कुछ खांचे हैं जिनमें चौकोर पत्थर की टाइलें हैं, कुछ छेद हैं जिनमें पत्थर की पिनें रखी गई हैं और कुछ अन्य खाली छेद हैं। इन खांचों और पत्थर की पिनों का कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। वे सभी सतह पर बेतरतीब ढंग से रखे गए हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे किसी अतिसक्रिय बच्चे ने कुछ मशीन टूल्स पकड़ लिए और पत्थर पर अपना गुस्सा निकाल लिया। चूंकि यह एक वर्गाकार समय से निकला है, इसलिए इसमें 4 चेहरे हैं और चारों चेहरों की सतह भी उतनी ही बेतरतीब है। इसमें बेतरतीब ढंग से बनाए गए छेद, खांचे और पिन हैं। एकमात्र राहत देने वाली बात यह है कि सभी 4 सतहों पर प्रत्येक चेहरे के केंद्र में एक छोटी सी स्थिर संरचना है जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा है। यद्यपि यह एक संरचना थी, सैम ने इसका उद्देश्य तुरंत समझ लिया। यह ऊर्जा का केंद्र है, स्तंभ के उस विशेष चेहरे के लिए ऊर्जा स्रोत, और उस ऊर्जा स्रोत का केवल एक ही उद्देश्य है, उस सतह पर जो भी संरचना बनाई जाती है उसकी जरूरतों को पूरा करना। जब वह इसका निरीक्षण कर रहा था तो फर्श से लगभग 28 खंभे खड़े हो गए और वे सभी सुनहरे आभा से चमक उठे। फिर खंभे का ऊपरी हिस्सा खुल गया। इसमें से कई जटिल यांत्रिक तत्वों से बना एक जटिल फूल निकला। यह एक बड़े कमल जैसा है जो खंभे की पूरी ऊपरी सतह को ढकने के लिए काफी बड़ा है।
उस फूल में केंद्र में एक कोर है, एक ऊर्जा कोर। हालांकि पंखुड़ियां कमल की तरह फैली हुई हैं जो पूरी तरह खिली हुई है। प्रत्येक पंखुड़ी एक नोड है। हालांकि फूल खुद उन नोड से बना एक गठन नहीं है। इसके बजाय ये सिर्फ एक यांत्रिक स्थान धारक है। कम से कम ऐसा ही लग रहा था। जहां तक इन नोड्स का सवाल है, सैम को नहीं पता था। कम से कम अगले पल तक तो नहीं। एक पंखुड़ी चमकने लगी। ये सबसे बाहरी पंखुड़ी है जो सीधे आगे की ओर इशारा कर रही थी। ये चमक उठी और इससे दो ऊर्जा धागे दो अलग अलग दिशाओं में लेजर की तरह फैल गए। सैम ने धागे का अनुसरण किया और पाया कि वे दो अन्य खंभों की कमल की पंखुड़ियों से जुड़े हुए हैं। उन खंभों पर भी प्रत्येक खंभे पर केवल एक पंखुड़ी ही थी जो अत्यधिक सुनहरी चमक के साथ सक्रिय थी। उन फूलों से धागे निकले और साथ ही वे दूसरे फूलों की पंखुड़ियों से जुड़ गए। सैम को जल्द ही एहसास हो गया कि क्या हो रहा है। एक संरचना बनाई जा रही है, लेकिन स्तंभों से नहीं, कमल के मूल से नहीं और यहां तक कि कमल स्वयं भी संरचना नहीं है। जो पंखुड़ियां नोड्स हैं, वे अन्य कमलों पर स्थित अपने समकक्षों के साथ परस्पर क्रिया कर रही हैं और एक संरचना बना रही हैं। एक नज़र में ही सैम ने अनुमान लगा लिया कि यह कैसे काम कर सकता है। कमल में 36 पंखुड़ियां होती हैं, इसलिए यदि वे सरल एकल उद्देश्य नोड दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो वे कम से कम 36 संरचनाएं बना सकते हैं। और यदि वे प्रत्येक नोड को कई संरचनाओं के लिए बहुउद्देशीय बना सकते हैं और यहां तक कि पहले से उपयोग किए गए कई नोड्स के संयोजन को एक जटिल नोड के रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो सैम के लिए भी ये पता लगाने में कुछ समय लगेगा कि वे कितनी संरचनाएं होंगी। फिर प्रत्येक संरचना में कम से कम 28 नोड होते हैं। 28 नोड वास्तव में बहुत बड़ी संख्या नहीं है। वास्तव में सैम ने पक्षी कठपुतलियों में सैकड़ों नोड्स के साथ संरचनाएं बनाई। हालांकि जब बात संरचना निर्माण की आती है तो 28 भी कोई छोटी संख्या नहीं है। उन नोड्स के साथ अनगिनत संरचनाएं बनाई जा सकती हैं और वे सभी घातक हो सकती हैं। उसका दिमाग ये पता लगाने की कोशिश में बहुत ज्यादा गर्म हो गया है कि आखिर यह क्या हो सकता है। जैसे ही ऊर्जा के धागे जुड़े, उसने प्रक्रिया में बाधा डालकर पैटर्न को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऊर्जा एकत्र की और उसे धागों के मार्ग में ले जाने की कोशिश की, वह वाष्पित हो गई। ये लगभग कपूर की एक गेंद की तरह है जो हवा में उड़ेल दी गई है। कमरे में इधर उधर घूमने के बारे में वह ऐसा नहीं करना चाहता था। कौन जानता है कि प्रत्येक टाइल क्या ट्रिगर करेगी। उसे कम से कम इंतजार करना होगा और देखना होगा कि यह पहला खंभा क्या करेगा और यह क्या ट्रिगर कर सकता है। उसके बाद ही वह आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। जल्द ही वह बहुप्रतीक्षित रहस्योद्घाटन हुआ। गठन पूरा हो गया। वह ऊर्जा के धागे देख सकता था। वे अधिकांश संरचनाओं की तरह छिपे नहीं थे। हालांकि उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह किस तरह का गठन है, क्योंकि उसमें से प्रकाश की एक किरण निकली और दीवार पर एक जगह पर पड़ी। टकराने के बाद वहां एक बड़ा चौकोर पैटर्न चमक उठा। यह पैटर्न एक सादा वर्गाकार है। हालांकि इससे दीवार के बारे में कुछ पता चलता है। यह उतना सादा नहीं है जितना शुरू में लगा था। इसके बजाय यह एक बड़ा ग्रिड है और इस समय ग्रिड में से एक वर्ग को हाईलाइट किया जा रहा है। स्वूश! चौकोर आगे बढ़ा और दो भागों में विभाजित हो गया। ये दोनों ओर खिसक गया और खुल गया। इसके भीतर से एक मानव जैसी धातु की वस्तु बाहर निकली। यह एक मेचा रोबोट की तरह लग रहा था। चाहे यांत्रिक घटक हो या डिजाइन, वे अकादमिक क्षेत्र या किसी अन्य साधना क्षेत्र में देखी जाने वाली सामान्य कठपुतलियों की तुलना में अत्यधिक उन्नत है। ये सैम द्वारा बनाई गई कठपुतलियों के अलावा अब तक की सबसे उन्नत कठपुतलियां हैं। बम! कठपुतली जमीन पर उतरते ही सुनहरी रोशनी से चमक उठी। वह सैम की ओर मुड़ी और उसकी आंखें लाल हो गईं। सैम को तुरंत पता चल गया कि क्या होने वाला है। स्वूश! कठपुतली ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और बिजली का एक बोल्ट छोड़ा। सैम बोल्ट से बच गया और उसके बगल में टाइल पर जा गिरा। तारांकन GRRR! एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ टाइल हिलने लगी। उसमें से एक खंभा निकलने लगा जबकि सैम अभी भी उस पर खड़ा था। इसके अलावा ये खंभा सोने की तरह चमक नहीं रहा था, बल्कि लाल रंग का था। सैम ने यह देखने के लिए इधर उधर देखा कि कहीं कोई और खंभा लाल तो नहीं हो रहा। हालांकि ऐसा कोई नहीं था। जिस टाइल पर वह खड़ा था उसमें से केवल ये खंभा ही बाहर आया, जबकि बाकी टाइलें स्थिर रहीं। बूम! जब वह सोच रहा था, कठपुतली ने एक और बोल्ट मारा। सैम खंभे से नीचे फिसल गया और उसके पीछे खड़ा हो गया। बोल्ट खंभे से टकराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक खरोंच भी नहीं। यह एक बेहतरीन ढाल है। मस्त है। कठपुतली उसकी ओर दौड़ने लगी, जबकि सैम ने जल्दी से सोचा, अभी वह इस लाल खंभे की सतह पर लटका हुआ है। सुनहरे खंभों के विपरीत इस खंभे की सतह है पूरी तरह से स्वच्छ और साफ। मस्त है। कठपुतली पहले से ही उसके करीब है। बस 2-4 फीट दूर वह उसके पास होगी। सैम ने दांत पीसकर उस खंभे को लात मारकर नीचे छलांग लगा दी। वह तोप के गोले की तरह उछलकर दूर एक टाइल पर जा गिरा। तारांकन GRRR! एक और गड़गड़ाहट की आवाज और उसके पैरों के नीचे एक और खंभा खड़ा हो गया। ये भी एक है, चिकना और ये लाल है। बूम! कठपुतली ने बिजली का एक बोल्ट छोड़ा, जिसे एक बार फिर आसानी से चकमा दिया गया। सैम ने तब देखा, पहले लाल खंभे के ऊपर से एक ऊर्जा किरण निकली और उससे जुड़ गई। दूसरे लाल स्तंभ के साथ उसके दिमाग में एक प्रकाश बल्ब जल उठा। उसे इन खंभों का इस्तेमाल करने का बहुत अच्छा अंदाजा है।
लाल खंभे या टाइलें उसके लिए हैं, एक संरचना बनाने के लिए नोड्स के रूप में उपयोग करने के लिए। हालांकि जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे थोड़ा तनाव महसूस हुआ। पहले स्वर्ण स्तंभ पर दूसरी पंखुड़ी ऊपर उठी। उसने ये भी देखा कि 2 अन्य स्तंभों पर दूसरी पंखुड़ी हल्की चमक रही है, मानो उसकी चमक थोड़ी बढ़ गई हो। वह ठीक से नहीं जानता कि इससे क्या होगा, लेकिन उसे इस बात का अच्छा अंदाजा है। ओ भी बूम! सैम वास्तविकता में वापस आ गया जब कठपुतली उसके पास आए और उसे बहुत नजदीक से गोली मार दी। स्वूश तारांकन स्वूश स्वूश। सैम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। वह एक के बाद एक टाइल पर उतरा। हर टाइल ने एक खंभा खड़ा किया और हर टाइल के बीच की जगह बहुत लंबी थी। पैटर्न भी थोड़ा बेतरतीब दिखाई दिया, हालांकि वे सभी कमरे के बाईं ओर हैं। ऐसा करते हुए सैम की नज़र कमल की पंखुड़ियों पर भी थी। पिछले 3-4 मिनट में उसने करीब 1 दर्जन लाल खंभे सक्रिय कर दिए थे। उस समय तक 9 कमल की दूसरी पंखुड़ियां जगमगा उठी थीं और अगली 3 पंखुड़ियां भी जगमगाने लगी थीं। वह देख सकता था कि हर बीतते सेकंड के साथ उनकी चमक बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी गति बढ़ा दी और एक के बाद एक 2 और खंभों पर उतरा। कठपुतली अभी भी उसे मारने की कोशिश में इधर उधर घूम रही है और सैम सभी हमलों से बचते हुए उसे अपने साथ जोड़े रखने में कामयाब रहा है। अब उसके पास अपने इच्छित परिणाम को प्राप्त करने के लिए केवल एक खंभा बचा है, लेकिन उससे पहले उसे कठपुतली को लुभाना होगा। इसलिए वह वहीं खंभे पर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। बम बम बम! जैसे ही बिजली के बोल्ट उस पर फेंके गए, वह खंभे से चिपक गया और हमलों से बचने के लिए उसके चारों ओर घूमने लगा। जल्द ही कठपुतली उसके बहुत करीब आ गई। वह खंभे के ठीक बगल में खड़ी थी और उसने सैम को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सैम ने खंभे को लात मारी और वहां से कूद गया। वह किनारे पर एक अलग लाल खंभे पर उतरा। कठपुतली पलटी और उसकी ओर दौड़ी। आखिरी क्षण में, इससे पहले कि वह संपर्क कर पाता, सैम आखिरी लाल टाइल पर कूद गया। तारांकन GRRRR। तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ खंभा टाइल से बाहर आ गया और लाल ऊर्जा धागा उस खंभे से जुड़ गया जो सैम ने पिछले खंभे को सक्रिय किया था। बस एक मध्यम तेज भिनभिनाने वाली ध्वनि के साथ सभी लाल खंभे बहुत अधिक चमकने लगे। ऊर्जा गुंबद उन खंभों से बना है जिनके भीतर कठपुतली को फंसाया गया है। बम बम बम! कठपुतली ने बिजली के बोल्टों से बाधा पर जल्दी से हमला किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बाधा पर हल्की लहरों को छोड़कर यह वास्तव में मजबूती से टिका रहा। सैम ने राहत की सांस ली। उसने यहाँ जो बनाया है वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली संरचना नहीं है। हालांकि उसे पूरा भरोसा है कि यह एक साधक को संभाल सकता है जो उससे सिर्फ 2 स्तर ऊपर है, जिसका मतलब है कि एक पीक स्टेज साधक आसानी से इससे बच नहीं पाएगा। आखिरकार, भले ही यह एक बुनियादी संरचना हो, इसकी शक्ति लगभग हमेशा उस व्यक्ति के समानुपातिक होती है जिसने इसे बनाया है, जब तक कि वे जानबूझकर कुछ ऐसा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो उनकी मूल ताकत से कम है। बेशक यहाँ सैम अपनी खुद की ऊर्जा को खंभों में नहीं डाल सकता था। उन्होंने इसकी कोशिश की है। हालांकि स्तंभों में निहित ऊर्जा भंडार बहुत अधिक है और उन्होंने अनुमान लगाया कि यह कठपुतलियों को रोकने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त होगा, भले ही यह एक बुनियादी संरचना हो, और यह काम कर गया बिल्कुल वैसे ही जैसे वह चाहता था। राहत की सांस लेते हुए सैम ने सुनहरे खंभों की ओर देखा। अब वहां 22 कमल अपनी दूसरी पंखुड़ियों के साथ चमक रहे थे। उसके पास ज्यादा समय नहीं था इससे पहले कि 28 की दूसरी पंखुड़ियां चमक उठे और उसे लगा कि कोई और कठपुतली उसके पास आएगी। फर्श पर ढेर सारी टाइलें और विशाल फ्लोर स्पेस के साथ सैम को विश्वास था कि वह उनमें से काफी टाइलों को घंटों या दिनों तक संभाल सकता है, लेकिन अंततः वह ऐसा नहीं कर सकेगा। सबसे पहले, वह वायुमंडलीय ऊर्जा से उबर नहीं सकता और उसे नहीं पता कि वह अपने संसाधनों से उबर सकता है या नहीं। प्रतियोगिता के रुझान को देखते हुए यह सोचना बुद्धिमानी नहीं होगी कि यह संभव है। यदि वह उस संभावित समस्या पर काबू पा भी लेता है, तो भी उसे उन मिश्रित और जटिल संरचनाओं का अधिक भय है जो कमल की पंखुड़ियों के साथ संभव सभी 36 सरल संयोजनों के समाप्त हो जाने के बाद उत्पन्न हो सकती हैं। सारी व्यवस्था और जटिलता के साथ, अगर उन्होंने उस हिस्से को भी ठीक से नहीं बनाया होता तो वह विश्वास करने में मूर्ख होता। इसलिए वह जानता था कि उसे तेजी से आगे बढ़ना होगा और कोई रास्ता निकालना होगा। ऐसा करने का एकमात्र तरीका सुनहरे खंभों की जांच करना है। वे इन कठपुतलियों को बाहर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उन्हें यहां से बाहर निकलने की कुंजी भी बनना चाहिए। सैम सबसे नजदीकी खंभे के पास गया, उससे चिपक गया और फिर पिन और खांचे से छेड़छाड़ करने लगा। सबसे पहले उसने खंभे के अंदरूनी तंत्र का विश्लेषण किया, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह यांत्रिक ताला नहीं है। इसकी पुष्टि करने में ज्यादा समय नहीं लगा। चारों पक्षों से जांच करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुछ संभावनाएं हैं। एक ये है कि आंतरिक तंत्र को बाहरी संरचनाओं द्वारा एक्सेस किया जा सकता है जो पिन और खांचे के साथ बनाए जा सकते हैं। दूसरी संभावना यह है कि यह लॉकिंग संरचना है जो उसे आंतरिक संरचना तक पहुंचने की अनुमति देगी। तीसरा ये कि वह सीधे शीर्ष पर स्थित कमल को नियंत्रित कर सकता है। समस्या यह है कि वह खंभे के अंदर ऊर्जा की उपस्थिति को महसूस कर सकता था और वह ये भी महसूस कर सकता था कि ऊर्जा एक निश्चित तरीके से बह रही है, लेकिन वह अवलोकन क्षमता के बावजूद पैटर्न या कार्यों को महसूस नहीं कर सकता था। एकमात्र राहत की बात यह थी कि वह जानता था कि सतह पर मौजूद ऊर्जा के स्रोत अंदर की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं।
सैम ने एक सतह पर एक आकस्मिक संरचना के साथ शुरुआत की। इस संरचना का कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय इसके कि इसका उपयोग संरचनाओं की कला सीखने के लिए किया जाता है। शुरुआती लोग वास्तविक संरचनाओं के लिए जाने से पहले इसका अभ्यास करते हैं। इस गठन का लक्ष्य एक बंद नेटवर्क बनाना है जो ऊर्जा के भीतर प्रसारित होने के दौरान स्थिर रहता है। स्थिर रहने के अलावा इसका कोई और काम नहीं है। ऊर्जा चाल। सैम ने वह संरचना बनाई और वह वहां है। उसने अंदर बदलाव महसूस किया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, अंदर की ऊर्जा बदलने लगी। इसकी एक धारा उस सतह पर चली गई जिसके साथ उसने अभी बातचीत की थी और इससे मौजूदा ऊर्जा सर्किट बहुत अधिक पहचानने योग्य हो गए। सैम ने अपनी अवलोकन क्षमता का पूरा उपयोग किया जबकि सतह पर संरचना की ऊर्जा खपत को बढ़ाया। उन्होंने जितना अधिक काम किया, सर्किट उतना ही अधिक स्पष्ट होता गया। ऐसा लग रहा था कि सतह पर मौजूद कोर को हमेशा एक समान मात्रा में ऊर्जा रखने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसलिए सतह के निर्माण ने जितनी ज्यादा ऊर्जा का उपभोग किया, कोर ने खंभे के अंदरूनी तंत्र से उतनी ही ज्यादा ऊर्जा खींची। इस अतिरिक्त परिसंचरण से ऊर्जा घनत्व में वृद्धि के कारण सैम उस धुंधलेपन को दूर करने में सक्षम हो जाता है जो उसे पहले खंभे की जांच करते समय हुआ था। लगभग 10 मिनट के बाद अंततः उसे वह मिल गया। बूम! उत्साह में उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि दूसरी कठपुतली पहले ही उतर चुकी है और वह पहले ही उतर चुकी है। उसके करीब एक आग का गोला उसकी ओर आया जिसे उसने आखिरी क्षण में चकमा दे दिया। उसे अपने बालों की नोक से हल्की जली हुई गंध आई। ये बहुत करीब था। सैम ने पलटकर कठपुतली को देखा और दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा था। इसके दृष्टिकोण को समझे। उसने जो देखा वह एक सांप की तरह बना एक कठपुतली था। यह धातु की संरचना और ये बताने के स्पष्ट इरादे को छोड़कर एक असली विशाल सांप की तरह लग रहा था कि यह धातु से बना है। अगर वह अत्यधिक चमक न होती तो जटिल विवरण बहुत से लोगों को आसानी से मूर्ख बना सकता था। सैम ने सोचा कि ये अकादमियां इन छिपे हुए जालों में इस स्तर की तकनीक को छिपाकर क्या कर रही हैं। वह जानता था कि थोर अकादमी की कठपुतली बनाने और हथियार बनाने के कार्यक्रम किस तरह के हैं और वे इन पर जो कुशलता देख रहे हैं उसकी तुलना में बिल्कुल बकवास है। कठपुतलियां। इतना ही नहीं, इस सांप की कठपुतली का शरीर इतना बड़ा होने के बावजूद भी इसे एक गुप्त हथियार के रूप में डिजाइन किया गया है। हालांकि यह सीधे उसके सामने है, फिर भी वह इसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सका। वह इससे निकलने वाली ऊर्जा को महसूस नहीं कर सका। वह उस विशाल धातु की गंध को सूंघ सकता था। हंक! वह उन जोड़ों के हिलने पर होने वाली हल्की सी चरमराहट भी सुन सकता था। यदि उसने आग के गोले से हमला नहीं किया होता और इसके बजाय सैम को धीरे धीरे काटना चुना होता तो उसे नुकसान हो सकता था। उससे निपटने का बेहतर मौका है। जैसे ही सांप उसकी ओर आया, सैम ने उसे जल्दी से चकमा दे दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक खाली टाइल पर छलांग लगा दी। लाल खंभा बाहर आ गया और एक नया गठन शुरू हो गया। इस बार सैम के लिए यह बहुत आसान था। समय और उसकी हरकतें बहुत ज्यादा निर्णायक हैं। उन्होंने बहुत कम नोड्स का इस्तेमाल किया और सांप को एक अवरोध संरचना के अंदर कुंडल। हालांकि स्वर्ण कमल ने भी अपनी गति बढ़ा दी है। तीसरी पंखुड़ी सक्रिय हो गई है। 14 कमल पहले से ही। ये बहुत तेज है और वह अनुमान लगा सकता है कि यह और भी तेज हो जाएगी। सैम सुनहरे खंभे के पास वापस आया और समूहों के साथ पिनों को हिलाना शुरू कर दिया। क्लिक! एक संरचना बनाई गई और एक क्लिक की आवाज सुनाई दी। उस सतह के एक कोने से फुफकारने जैसी आवाज आए। ये सिर्फ पहला ताला है। पूरी सतह को खोलने से पहले उसे 8 और खोलने थे और अंदर के नेटवर्क को देखते हुए उसे लगा कि कमलों को रोकने से पहले उसे चारों को खोलना होगा। सतह के चारों कोनों को खोलने के लिए उसे 8 ताले खोलने होंगे। कम से कम पहेलियां उसके स्तर के हिसाब से इतनी कठिन नहीं है और वह इसे जल्दी से हल कर सकता है। क्लिक क्लिक! उसने अगले 2 काम तो पूरे कर लिए, लेकिन वह निश्चित रूप से इतना तेज नहीं है कि और कठपुतलियों को बाहर आने से रोक सके, क्योंकि सबूत के तौर पर तीसरी कठपुतली दीवारों से नीचे गिर गई और इस बार उसके पास वह ग्रेस पीरियड भी नहीं था जो आमतौर पर उस पर हमला करने से पहले होता है। ये पिछले 2 हमलों से भी ज्यादा तेज है। ये भी एक कठपुतली है जो एक जानवर के आकार की है। सटीक रूप से कहें तो एक भेड़िए के आकार की। धातु का भेड़िया हवा के तत्व को नियंत्रित करता हुआ प्रतीत होता था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह सैम की ओर जाते हुए सरक रहा था। सैम ने खंभे से चिपककर बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया, लेकिन भेड़िया बहुत फुर्तीला था। उसने पलटकर उसे काटने की कोशिश की। सैम खंभे पर ऊपर की ओर चढ़ गया जिससे भेड़िए ने खंभे के किनारे को काट लिया। क्लैंग! आवाज। खंभा बहुत कठोर और टिकाऊ है। सैम देख सकता था कि भेड़िए के दांत थोड़े विकृत हो गए थे। भेड़िए ने सैम को देखा और उछल पड़ा। उसके पैरों के नीचे से एक हवाई तोप निकली और वह ऊपर की ओर उछली, जो लगभग सैम तक पहुंचने वाली थी। सैम एक ओर घूम गया और दूसरी सतह पर चला गया। बूम! भेड़िया नीचे नहीं गिरा। उसने अपनी दिशा बदलने के लिए एक और हवाई तोप छोड़ी और सैम की ओर बढ़ा और इस बार भेड़िए के साथ कुछ हवा के ब्लेड भी चले। बम! सैम ने खंभे पर लात मारी और तीर की तरह वहां पहले से मौजूद सबसे नजदीक लाल खंभे की ओर बढ़ा। वह स्तंभ पहले से ही उस संरचना का हिस्सा था जो सांप को रोके हुए था। भेड़िया पीछे नहीं रहा और उसके पीछे आया। बूम! जब सैम एक टाइल पर कूदा तो एक सघन हवा की गोली पहले खंभे पर गिरी, तभी भेड़िया उसके पीछे आ गया।
एक नया खंभा खड़ा किया गया। सैम ने पिछले खंभे को थोड़ी उम्मीद से देखा और जब उससे एक ऊर्जा धागा नए खंभे तक आया तो उसकी आंखें चमक उठी। उन्होंने भी सतर्कतापूर्वक संरचना को देखा, यह आशा करते हुए कि यह निष्क्रिय नहीं हो गई होगी, और वे खुश हैं कि ऐसा नहीं हुआ। सैम को लाल खंभों की कार्यप्रणाली पूरी तरह समझ में नहीं आई। क्या एक ही खंभे का इस्तेमाल कई संरचनाओं के लिए किया जा सकता है? और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो क्या पहली संरचना प्रभावित होगी? वह इसका जवाब जानना चाहता था और यह प्रयास है। ऐसा नहीं है कि उसने पहले से ही संरचना में मौजूद किसी खंभे पर कदम नहीं रखा है। जब सांप आया तो उसने सबसे पहले यही किया, और वह पहले से ही सक्रिय खंभे से नई टाइल पर कूद गया, जिससे एक नया खंभा निकल आया। हालांकि उस समय पुराने और नए खंभों के बीच कोई संबंध नहीं था। उस समय सैम का भी इरादा उन दोनों को जोड़ने का नहीं था। अब वह उन दोनों को जोड़ना चाहता था और उस इरादे से कूद गया। तो वे जुड़े हुए थे। ऐसा लगता है कि कमरे का गठन बहुत उन्नत है। यह इतना उन्नत है कि यह इरादे का भी पता लगा सकता है। सैम को सेटिन को लेकर थोड़ी चिंता है। ये कभी भी अच्छी बात नहीं होती कि कोई चीज किसी के दिमाग में घुस जाए। वह इस बारे में कभी भी सहज नहीं हो सकता। उसने इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया और समस्या से निपटने लगा। उन्होंने इस संरचना को कुछ पुराने खंभों से जोड़ा जो पहले से ही सांप को बांधे हुए थे। जल्द ही एक नया अवरोध दिखाई दिया और यह सांप के चारों ओर के अवरोध के साथ मिल गया, जिससे एक थोड़ा बड़ा अवरोध बन गया। सैम ने 6 और खंभों का इस्तेमाल किया और उन्हें सांप की दीवार से जोड़ दिया, जिससे वह और बड़ी हो गई, जिससे भेड़िया और सांप दोनों फंस गए। बेशक बाधा का प्रकार थोड़ा बदल गया है, हालांकि यह अभी भी रक्षात्मक है और यह पूरी तरह से काम करता है। चूंकि इस बार उसने बहुत जल्दी काम किया, इसलिए चौथी कठपुतली के गिरने से पहले उसके पास थोड़ा ज्यादा समय था। वह जल्दी से पहले सुनहरे खंभे की ओर बढ़ा। उन्होंने अपने हाथों में आंशिक प्रकाश सम्मेलन को भी सक्रिय किया क्योंकि उन्होंने संरचनाओं पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने केवल गति और सटीकता पर ध्यान केंद्रित किया, इसके अलावा कुछ नहीं। यहां तक कि ऊर्जा व्यय भी मायने नहीं रखता था। ऐसा नहीं है कि उन छोटी छोटी हरकतों में शुरुआत में बहुत ज्यादा समय लगेगा। क्लिक 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 क्लिक। सैम ने जैसे ही पहली सतह खोली, कमरे में लगातार 5 क्लिक की आवाजें गूंजने लगीं। पिन सतह से उतर गए और बाकी का हिस्सा जमीन पर गिर गया। वह खंभे के खोखले हिस्से के केंद्र में ऊर्जा का विशाल गोला देख सकता था। इसके अलावा बाकी सब धुंधला है, यहां तक कि उसकी ऊर्जा दृष्टि भी धुंधली है। ऐसा लगता है कि यह सब छुपाने के लिए कुछ अत्यधिक उपाय किए गए हैं। वह बस दूसरी सतह पर चला गया। क्लिक 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 क्लिक। उसने ये सुनकर पहले 6 ताले खोले थे। धप, चौथी कठपुतली बाहर आ गई। सैम ने इसकी जांच करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने केवल ये जांचा कि क्या ये मानव जैसा है, इसकी गति कैसी है, ये किस तत्व का उपयोग करके हमला कर रहा है। उसे यह जानकारी पहले 3 सेकंड में ही मिल गई और उसने इसे पहले से तेजाल वाली जगह पर फुसलाया। उसने 6 और खंभों का इस्तेमाल किया और पहले गठन का विस्तार किया और पहली मानव जैसी कठपुतली के साथ मिलकर इसे रोक दिया। सैम गया और दूसरी सतह खोली। आंतरिक तंत्र अब और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है। उसने अपने हाथों को अंदर डालने की भी कोशिश की, ये देखने के लिए कि क्या वह इसे अपनी अवस्था में एक्सेस कर सकता है। फिर उसने इसे महसूस किया। उसकी त्वचा पर ऊर्जा की प्रतिकूल प्रतिक्रिया। ऐसा लगा जैसे उसने अपना हाथ उबलते हुए गर्म तेल में डाल दिया हो। हालांकि उसके मांस और हड्डियों के बजाय उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार प्रभावित हो रहा है। उसने जल्दी से अपना हाथ वापस पकड़ा और खुद पर निरीक्षण किया। ये हो सकता था। यहां तक सौभाग्य से उसने अपना हाथ पूरी तरह से अंदर नहीं डाला और केवल कुछ उंगलियां ही प्रभावित हुई। उसे ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर वह अगली सतह को हल करने में जुट गया। क्लिक 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 क्लिक। इस बार वह तेज है। तीसरी सतह पूरी हो गई है और उसने तंत्र को और अधिक स्पष्ट रूप से देखा है। अब चौथी सतह है। वह जानता था कि अगली कठपुतली के आने से पहले वह इसे तोड़ सकता है और उसने ऐसा किया। क्लिक 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 क्लिक। सतह नीचे गिर गई और उसने अंदर ऊर्जा कोर को देखा। कोर के चारों ओर कोई अतिरिक्त सर्किट नहीं है। यह एक विशेष रूप से उत्कीर्ण धातु की छड़ के माध्यम से नीचे से जुड़ा हुआ है, जिससे यह ऊर्जा खींच रहा है और यह उस ऊर्जा को शीर्ष पर कमल तक पहुंचा रहा है। यह बहुत सरल है। वास्तव में ऊर्जा कोर की उपस्थिति कमल के कार्य को प्रभावित नहीं करती। वह इसे एक सीधी उत्कीर्ण छड़ के साथ आसानी से काम करते हुए देख सकता था। इसलिए कोर को यहां रखने का एकमात्र कारण अन्य पहेलियों को बरकरार रखना है। अगर वह इस कमल को रोकना चाहता है तो उसे बस इतना करना है कि कोर की ऊर्जा को नष्ट कर देना है और लगातार ऊर्जा की कमी की स्थिति में रहना है। हालांकि उसने ऐसा करने में जल्दबाजी नहीं की। इससे पहले उसे यह समझने की जरूरत है कि इन कमल की पंखुड़ियां किस प्रकार की गांठ हैं। अब तक बनी स्वर्णिम संरचनाएं। प्रत्येक पंखुड़ी अलग अलग संरचना के लिए एक नोड के रूप में कार्य कर रही है और अब तक 4 हैं। भले ही सभी संरचनाओं ने एक वर्ग को खोलने के लिए प्रेरित किया, सैम ने देखा कि वे सभी 4 एक ही संरचना नहीं है। नोड्स का क्रम अलग है, जिसका अर्थ है कि दीवारों को खोलने के लिए प्रेरित करने के अलावा उनका कोई और उद्देश्य भी है।
सैम को ये पहचानने की जरूरत है कि वह खुले तौर पर संरचना नेटवर्क तक नहीं पहुंच सकता। हालांकि अब जब उसके पास संरचना के ऊर्जा स्रोतों में से एक तक पहुंच है तो वह ऐसा कर सकता है। उसने एक पल सोचा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने इस बार एक अलग तरह का आंशिक सम्मिलन सक्रिय किया। तटस्थ आध्यात्मिक ऊर्जा का सम्मिलन। कोई तत्व नहीं, कुछ भी नहीं। यह अजीब तरह से तत्वों की तुलना में थोड़ा कठिन है और इसे बनाए रखना बिल्कुल भी ऊर्जा कुशल नहीं है। लेकिन फिलहाल उनका मानना है कि यही सबसे अच्छा रास्ता है। उसने अपना हाथ ऊर्जा केंद्र की ओर बढ़ाया। उसे प्रतिरोध या पहले वाली जलन का एहसास नहीं हुआ। अवलोकन क्षमता का उपयोग करने से पहले उसने एक गहरी सांस ली। कोर से ऊर्जा की एक डोरी खींची गई जो सैम के अपने ऊर्जा नेटवर्क से जुड़ गई। उन्होंने स्वयं को एक निष्क्रिय वस्तु के रूप में इस संरचना से जोड़ा तथा यह अध्ययन कर रहे हैं कि यह किस प्रकार कार्य करती है। अब वह इसे देख सकता था। ऊर्जा नेटवर्क जिसे वह अपनी पिछली अवलोकन क्षमता और ऊर्जा दृष्टि से देखने में विफल रहा था, अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उन्होंने पहले से स्थापित 4 संरचनाओं और 5वें गठन को देखना शुरू किया। वास्तविक समय में निर्माण किया जा रहा है। उनका ध्यान सदैव उच्च स्तर पर रहता है। और उस क्षण तारांकन GRRR। उसने जानी पहचानी गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। 5वां गठन है। स्पष्टतः नहीं किया गया। उसने अपनी आंखें खोली और सीधे सामने देखा। एक दीवार ने एक छोटा सा प्रवेश द्वार खोल दिया है और वहां एक व्यक्ति खड़ा है। सैम ने उस युवक की ओर देखा जो हॉल के दूसरी ओर से आया था। वह अच्छा नहीं लग रहा था। उसका कवच टूटा हुआ था और उसके शरीर पर कई तरह के घाव थे। वह जोर जोर से हौंफ रहा है और हर सांस के साथ उसके मुंह से खून निकल रहा है। ये कहना सही होगा कि वह सचमुच कठिन समय से गुजर रहा है। वह तटस्थ टाइल पर खड़ा था, ठीक उसी तरह जिस पर सैम खड़ा था जब वह कमरे में प्रवेश कर रहा था और कमरे का निरीक्षण कर रहा था। पहली चीज जिसने उनका ध्यान खींचा वह थी बड़ी बड़ी कठपुतलियों को रोकने के लिए बनाए गए अवरोधकों की बड़ी बड़ी संरचना। कठपुतलियां लगातार संरचनाओं पर हमला कर रही थीं और बहुत शोर मचा रही थीं। इसलिए उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। अगली चीज जो उसने देखी वह थे सुनहरे खंभे और आंखों को लुभाने वाले कमल। उसके बाद ही उसे सैम का ध्यान आया। एक पल के लिए उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन फिर वह चमक गायब हो गई और उसकी जगह एक शिकन ने ले ली। सैम ने ऊर्जा कोर से अपना हाथ हटा लिया और खड़ा हो गया। ये कौन सी जगह है? यहाँ क्या समस्या है? युवक ने सैम से पूछा। सैम ने तुरंत जवाब नहीं दिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्योंकि वह उन कुछ लोगों में से एक है जो नॉर्थ शहर में सैम के पीछे पड़े थे। वह हेल अकादमी से है और इस आदमी की रैंकिंग बनाए रखने के लिए बाहर के लोग पिछले कुछ दिनों से सैम को मारने की कोशिश कर रहे हैं। सैम ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और कुछ और कह दिया। यदि तुम इस स्थान से जीवित निकलना चाहते हो तो उस स्थान से हिलना मत। तुम्हें बस इतना ही करना है। अगर तुम मेरे काम में दखल दोगे तो मर जाओगे। बस इतना ही कहूंगा। सैम ने अब और परेशान नहीं हुआ और एक बार फिर कोर की जांच करने के लिए मुड़ गया। तुम कमबख्त छोटे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी जुबान बंद रखता। पिछले कुछ दिनों में तुम लोगों ने जो परेशानियां फैलाई हैं उससे मेरा मूड ठीक नहीं है। शायद मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी परेशानी कुछ कम हो जाए। इसलिए चुप रहो और वहीं खड़े रहो। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, ऊर्जा नेटवर्क की अधिक सटीक तस्वीर पाने की कोशिश में। उसे इसे समझने में बहुत समय लगा। ये बहुत परेशानी वाली बात है। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, कमल की पंखुड़ियों द्वारा बनाई गई संरचनाएं केवल कठपुतलियों को खोलने के लिए नहीं है। वास्तव में ये तो बस हिमशैल का सिरा है। ये तो बस एक सहायक कार्य है। असली बात तो खुद संरचनाओं की है। व्यक्तिगत रूप से वे इतनी बड़ी बात नहीं है, वे बस एक निश्चित तरीके से ऊर्जा को प्रवाहित कर रहे हैं। हालांकि प्रत्येक संरचना द्वारा बनाए जा रहे पैटर्न और वहां से अनुमान लगाने पर ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं जिनकी वह कल्पना कर सकता है और अनुमान लगा सकता है, और वे सभी उसके लिए खतरनाक हैं। ये सभी संरचनाएं एक साथ स्तरित होंगी और फिर एक मारक संरचना का निर्माण करेगी। सैम ने एक क्षण सोचा और दूसरे आदमी की ओर मुड़ा। यहाँ आने के दौरान आपको कितने चरणों से गुजरना पड़ा? युवक ने आश्चर्य से सैम की ओर देखा, फिर वह क्रोधित हो गया। तुमने इतनी बकवास बातें करने के बाद मुझसे ऐसा कुछ पूछने की हिम्मत कैसे की? बस इस सवाल का जवाब दो। क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो या नहीं? मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो समझ रहा हूँ कि इस कमरे में क्या हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा व्यक्ति जो अकादमी की शक्ति का उपयोग करके शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करना चाहता है, वह इतने कम समय में ये सब समझ सकता है। और मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि अगर तुम इसे समझ भी जाओ तो मैं तुम्हारे विचार बनाने से पहले ही इसे नष्ट कर सकता हूँ। इसलिए जल्दी से इस सवाल का जवाब दो। युवक ने दांत पीसते हुए कहा। मैंने 4 चरण पूरे कर लिए। शुरुआती कमरे में एक दरवाजा मिलने के बाद मैं गोलाकार गलियारे में प्रवेश करने से पहले 2 और भूलभुलैया से गुजरा। मैंने एक प्रवेश द्वार लिया और ऊर्जा किरण सुरंग में फंस गया। वहीं से मैं यहाँ आया हूँ। शुरुआती कमरे में आपको दरवाजा किस तरफ खुला मिला? दाहिनी ओर। क्या बीच में तुम्हें कोई और भी मिला? 2 लोग, उनमें से एक मेरे साथ ऊर्जा किरण सुरंग में फंस गया था। उसने अपना हाथ कट जाने के बाद काम छोड़ दिया। एक और मुझे भूलभुलैया में मिला, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। सैम ने समझ में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि वह कुछ चरणों को छोड़कर आगे बढ़ गया है।
शायद इसलिए क्योंकि उसने पहली चुनौती में छत को तोड़ दिया था और सीधे गलियारे में प्रवेश कर गया था। तब अधिक लोगों का एक दूसरे से आमना सामना हुआ होगा और कुछ और लोग बाहर हो गए होंगे। सैम को यह भी पता नहीं था कि वह मुख्य क्षेत्र में आ गया है, जो प्रतियोगिता का अंतिम चरण भी है। जैसा कि उसने अब तक सोचा था। तारांकन GRRR। फिर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। वह दाईं ओर मुड़ा और एक और दरवाजा खुला देखा। वहां से एक और व्यक्ति बाहर आया। वह विश्वकर्मा अकादमी का उम्मीदवार है। वह सीड में से एक है और सैम के ठीक बाद दूसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति है। लेकिन वह अकेला व्यक्ति नहीं था जो आया था। उसी तरफ से एक और व्यक्ति भी आया था। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिससे सैम थोड़ा अधिक परिचित है। हेफेस्ट अकादमी का एक व्यक्ति। वह उन चंद लोगों में से एक है जो हब में साप्ताहिक भुगतान करने से परेशान है। सैम। हेफेस्ट छात्र ने आश्चर्य से सैम को देखा, जिसे आश्चर्य में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। गुस्सा। आखिरकार ओलंपियन छात्रों में से हर एक के मन में सैम के प्रति किसी न किसी स्तर पर द्वेष है। यहां तक कि जो लोग उसे नहीं चाहते वे भी कुछ हद तक उसके प्रति द्वेष रखते हैं। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि विश्व विद्यार्थी ने उसे रोक दिया। आगे मत बढ़ो, टाइलें अजीब हैं, हमें पहले स्थिति को समझना होगा। ये कहते हुए वह सैम की ओर मुड़ा और सुनहरे खंभे को देखा। केवल सैम के बगल में स्थित स्वर्ण स्तंभ की सतह खुली हुई है, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि सैम यहाँ सबसे पहले है और सबसे अधिक जानकारी रखने वाला है। यहाँ क्या स्थिति है? सैम ने संक्षेप में समझाने से पहले एक क्षण सोचा। मेरे पहले कदम से 28 स्वर्ण स्तंभ और कमल सक्रिय हो गए। कमल की पंखुड़ियों से बनी आकृतियां उन कठपुतलियों को बाहर ला रही हैं। बस ऐसे ही, सैम ने दीवार पर लगी टाइल की ओर इशारा करते हुए कहा। स्वूश, ये खुल गया क्योंकि पांचवां गठन पूरा हो चुका था और कठपुतली बाहर आ गई थी। धप, ये भी एक पशु प्रकार की कठपुतली है, लेकिन इस बार इसे गिद्ध के आकार का बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह काफी क्रूर लग रहा था। सैम ने दूर से कठपुतली को देखा। कठपुतली ने उस पर सीधे हमला नहीं किया जैसा कि इसके बजाय इसने चारों ओर देखा। कुछ अवलोकन के बाद ये सीधे उस ओर चला गया। हेल छात्र, लानत है। छात्र ने गाली दी और तुरंत भागने का फैसला किया। उसकी दिशा सीधे आगे की ओर थी, सैम की ओर। हालांकि जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, तारांकन GRRR, उस टाइल में से एक खंभा निकला और उसने उसे ऊपर धकेल दिया। वाह, उन्होंने आश्चर्य से कहा। उनका एक पैर खंभे पर था और वे अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। सैम का चेहरा ठंडा हो गया जब उसने बाहर निकले खंभे को देखा। यह सुनहरे रंग का था और इसकी सतह पर खांचे, पिन और एक ऊर्जा कोर थे जिन्हें वह वहां से देख सकता था। भाड़ में जाओ, अंधाधुंध मत भागो बेवकूफ, सैम ने हेल स्टूडेंट पर चिल्लाया जो सुनहरे खंभे से उतरकर फर्श पर भागने वाला था। इस समय अलग अलग स्थानों पर अन्य 28 सुनहरे खंभे ऊपर से सुनहरे कमल के साथ निकल रहे हैं। सैम को पता था कि इस वजह से कठपुतलियों की संख्या बढ़ने वाली है। अगर लाल खंभे को अंधाधुंध तरीके से सक्रिय किया जाए तो कठपुतलियों को फंसाने और खुद को बचाने के उनके मौके कम हो जाएंगे। हेल छात्र को इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह स्वर्ण स्तंभ से कूद पड़ा। उसने तुरंत बगल वाली टाइल को सक्रिय कर दिया जो लाल खंभे में बदल गई। सैम उस आदमी को तुरंत मारना चाहता था क्योंकि लाल खंभे ने दूसरे खंभे को लगभग अवरुद्ध कर दिया था। सतह के बीच में केवल 2 अंगुलियों जितना अंतर होता है। सैम अब और नहीं रोक सका और उसने प्रकाश सम्मेलन को सक्रिय कर दिया। स्वूश, वह स्वर्ण स्तंभ से कूदकर बीच में उतरा जिससे लाल स्तंभ सक्रिय हो गया। वहां से वह फिर से कूदकर लाल स्तंभ तक पहुंच गया जिस पर हेल छात्र खड़ा था। काओ, जैसे ही गिद्ध उनके करीब आया उसने उसे पकड़ लिया और उसके साथ बीच के खंभे पर वापस कूद गया। उस आदमी को अपने कंधों पर बोरी की तरह पकड़े हुए सैम ने गिद्ध को लुभाने के लिए इधर उधर कूदना शुरू कर दिया और उसे एक संरचना के साथ बीच में फंसा दिया। उसने अपनी इच्छा से कहीं अधिक खंभे ले लिए। कितना बेकार है, उसने मन ही मन सोचा और वापस स्वर्ण स्तंभ की ओर दौड़ा। वापस आते समय उसने पतवार छोड़ दी। निकटतम लाल खंभे पर छात्र, वह व्यक्ति अभी भी इस घटना से सदमे में है। सुनहरे खंभे से चिपके रहने के बाद सैम ने सुनहरे खंभों के नए सेट को देखा। उसने संबोधित किया, विश्व छात्र, मुझे लगता है कि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कुछ मस्तिष्क कोशिकाएं बची हुई हैं। क्या आप सहयोग करना चाहते हैं? विश्व छात्र एक क्षण के लिए थोड़ा हिचकिचाया, फिर भी उसने सिर हिलाकर पूछा, आप ऐसा कैसे करना चाहते हैं? जैसा कि मैंने कहा, स्वर्ण स्तंभ सेट दीवारों को ट्रिगर करते हैं और कठपुतलियों को हम पर फेंकते हैं। चूंकि हमारी लड़ाकू क्षमताओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम उन्हें बहुत लंबे समय तक नहीं संभाल सकते हैं। हमें उन्हें बंद करने के लिए लाल खंभों का उपयोग करना होगा। अभी तक केवल वह हेल स्टूडेंट और मैं ही लाल खंभों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए वह व्यक्ति पूरी तरह से कठपुतलियों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि मैं उसका मार्गदर्शन करूंगा और उसकी सहायता करूंगा। जहां तक आप दोनों का सवाल है, अगर आप इसमें कदम रखेंगे तो मुझे यकीन है कि नए स्वर्ण स्तंभ सेट सक्रिय हो जाएंगे और बाधाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा कमल द्वारा बनाई गई संरचनाओं में भी वृद्धि होगी। इससे पहले कि हम कुछ और कर सके, हमें और अधिक स्वर्ण स्तंभों को डिकोड करना होगा। जहां तक मैं देख सकता हूं, एक स्वर्ण स्तंभ सेट जितनी अधिक संरचनाएं पूरी करेगा, हमें उतनी ही अधिक परेशानी होगी क्योंकि इसे डिकोड करना कठिन होगा।
इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ स्वर्ण स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करें। चूंकि आप सीधे टाइलों के बीच से नहीं चल सकते, इसलिए मैं आपको इधर उधर जाने में सहायता प्रदान करूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि स्वर्ण स्तंभों के ताले कैसे पहचाने जाएं। चूंकि आप लोग इतनी दूर से आए हैं, इसलिए ताले खोलना कठिन नहीं होना चाहिए। मुझे लगा कि हम दोनों ही सहयोग कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि दोनों के पास दिमाग की कोई कोशिका नहीं है। विश्वा छात्र ने अपने बगल में बैठे हेफेस्ट छात्र की ओर तिरछी नजर से देखते हुए कहा। उसके हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति भी सैम के समान ही राय रखता था, कम से कम आंशिक रूप से। बेशक यही कारण है कि हम इस पर प्राथमिक हैं। वे केवल तभी हमारी सहायता कर सकते हैं जब हम इसे हल करेंगे। और यदि आप मानते हैं कि वे इतना भी कुछ नहीं कर सकते, तो हम पहले उनसे छुटकारा पा सकते हैं और बाकी को खत्म कर सकते हैं। ये तुम्हारा फोन है, इस पर विचार करो और मुझे बताओ कि क्या तुम सहमत हो। लेकिन तुम्हारा निर्णय चाहे जो भी हो, तुम में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर कठपुतलियां आती हैं तो बस मेरी चाल का इंतजार करो और कोई बेवकूफ़ी मत करो। सैम अगले सुनहरे खंभे की ओर कूद गया और उसे भी खोलना शुरू कर दिया। अपने हाथों पर हल्के तत्व के आंशिक सम्मिलन से अपनी गति बढ़ाने के साथ वह अगले कुछ मिनटों में पहली सतह को जल्दी से खत्म करने में कामयाब रहा। जब तक वह दूसरी सतह खत्म करता, उसे विश्वा छात्र से जवाब मिल गया। मैंने इस आदमी से बात की है, वह अपनी स्थिति से ठीक है। हालांकि मैं उस आदमी के बारे में नहीं जानता। उन तीनों ने हेल स्टूडेंट की ओर देखा। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले मैं तुम दोनों को स्तंभों के बारे में समझाऊंगा। तुम दूसरे सेट पर काम करना शुरू करो। उस बेवकूफ ने ट्रिगर किया, जबकि मैं पहले को खत्म करता हूँ। सैम बीच में कुछ लाल खंभे चलाकर उनके पास गया और उन्हें हेल स्टूडेंट द्वारा चलाए गए सुनहरे खंभों के पास ले आया। ताले की पहचान करने का तरीका समझाने के बाद वह तुरंत पीछे नहीं हटा, बल्कि खंभे के किनारे पर खड़ा होकर कठपुतलियों के आने का इंतजार करने लगा। नए सेट ने अभी अभी अपना पहला निर्माण पूरा किया है और पुराने सेट ने अपना अगला निर्माण पूरा किया है। दो नई कठपुतलियां बाहर आया। सौभाग्यवश दोनों ही विशालकाय मानवरूपी प्राणी हैं। वे धीमे हैं। सैम और हेल स्टूडेंट ने उन्हें दाहिनी ओर फुसलाया और फिर से सुनहरे खंभों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले उन्हें फंसा लिया। हालांकि वह पहले से ही तेज है, लेकिन हर ताले के साथ उसकी गति बढ़ती जा रही है। इन संरचनाओं में प्रदर्शित सभी जटिलताओं के बावजूद पैटर्न एक जैसे हैं। ताले में सैम के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए सैम के लिए उन्हें खोलना आसान हो गया। समय बीत गया, कोई नया सुनहरा खंभा चालू नहीं होता। हालांकि सैम पहले सेट पर अकेले काम कर रहा है, लेकिन वह अपना सेट पूरी तरह से अनलॉक करने वाला पहला व्यक्ति है। अब उसे यह पहचानना होगा कि उसे संरचना में उसके महत्व के आधार पर सबसे पहले किस कमल को निष्क्रिय करना है। लक्ष्य संरचना को अस्थिर या विस्फोट किए बिना उसे निष्क्रिय करना है। कुछ और जांच के बाद सैम को इसका पता चल गया। अब जब ऐसा हुआ तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आप बेफिक्र दिख रहे हैं, विश्वा छात्र ने टिप्पणी की जब उसने सैम की उदासीन निगाहों को देखा। अभिव्यक्ति ये देखकर कि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, उन्होंने आगे कहा, वैसे जब मैंने कहा कि मैं आभारी हूं तो मेरा मतलब था। आपने वास्तव में बहुत कुछ किया है। अब जब मैं इस दौर को जीतने का सिद्धांत समझ गया हूं, तो मैं आपको खत्म करने के बाद ऐसा करूंगा। शुभकामनाएं। तीनों विरोधियों ने और अधिक खंभे सक्रिय करना शुरू कर दिया। यह एक बुनियादी हमलावर गठन है। ये है, इसका इस्तेमाल उन लोगों को मारने के लिए किया जाता है जो पहले से ही फंसे हुए हैं। आमतौर पर उन लक्ष्यों पर लागू किया जाता है जो बहुत शक्तिशाली या अप्रत्याशित होते हैं। यह एक सामान्य ज्ञान संरचना है। सैम ने सुनहरे खंभे की ओर रुख किया और ऊर्जा केंद्र में अपना हाथ डाला। हालांकि वह पैटर्न का पता लगाने के लिए उससे नहीं जुड़ा, बल्कि उसने अपनी खुद की ऊर्जा को चैनल किया और अपने हाथों का इस्तेमाल किया। ऊर्जा हेरफेर क्षमता, कोर को अस्थिर करना। गड़गड़ाहट। कमरा थोड़ा कांपने लगा। तीनों विरोधियों की स्तब्ध निगाहों का सामना करते हुए सैम ने कहा, पूरे कमल को अस्थिर कर दिया। बूम। स्वर्ण कमल उसी स्थान पर फट गया और आघात तरंग ने सैम को अवरोधक से टकरा दिया। उसे खांसी के साथ थोड़ा खून आया, लेकिन उसने उसे पोंछ दिया और बिना कोई बदलाव किए खड़ा हो गया। अभिव्यक्ति। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट बढ़ गई। स्वर्ण स्तंभों का दूसरा समूह अचानक अस्थिर हो गया। बूम 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 बूम, एक के बाद एक कमल फूटने लगे। हालांकि केवल दूसरा सेट, तीसरा और चौथा बरकरार रहा। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर तीनों प्रतिद्वंद्वियों के चेहरे पीले पड़ गए। स्विश तारांकन, स्विश स्विश। कई दीवारें खुल गईं और कठपुतलियां अंदर आने लगीं। दूसरे सेट में 5 कठपुतलियां पहले से ही सक्रिय थीं। उनके प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 31 कठपुतलियों को बचा रहना चाहिए, लेकिन सैम का अनुमान सही निकला। पंखुड़ियों के साथ सिर्फ 36 भिन्नताएं नहीं हैं। कुछ मिश्रित और संरचनाओं में जटिल विविधताएं थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे दीवारों में बड़े दरवाजे खोल रहे हों तथा उच्च शक्ति की कठपुतलियों को भेज रहे हों। वे चारों तरफ से आए और छात्रों को निशाना बनाया, और उन्होंने सैम के चारों ओर जो अवरोध खड़ा किया वह उसके लिए वरदान बन गया और उनके लिए अभिशाप। क्योंकि कठपुतलियां बाधा को पार करके उनके पास पहुंचती हैं, लेकिन उस बाधा के कारण उस दिशा में उनका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। सैम ने बस अपनी बाहें पार की और दृश्य देखा।